देश में 6 फ़ेजेज़ के चुनाव हो गए हैं, 1 फ़ेज़ बाकी है, यानी कि 90% सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में इंडिया अलायंस है और उसका दावा ये है कि इस बार के नतीजे पिछले 2 बार के चुनाव के मुकाबले कुछ दूसरे होंगे। और इस तरह का जो सवाल है बुनियादी और बड़ा, इस तरह कई और दूसरे सवाल भी हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। एक बुनियादी सवाल है सर कि आप इतिहास में सबसे कम सीटों पे इस बार लड़ रहे हैं। 2014 में आप 464 सीटों पर लड़े, 2019 में 421 पर लड़े। इस बार आप 300 के आस-पास सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है या फिर मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं। जब आप अलायंस बना रहे हैं, ऑल पार्टीज मिलके जब लड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ देना पड़ेगा, उनको भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। हुँ, और वो एक हम पॉलिटिकली एक होने के लिए थोड़े कम सीट हम लड़ रहे हैं और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको भी इसमें हमने नियरली 26 पार्टियां हैं, हुँ। उनको सबको हम एक इकट्ठा करके आगे बढ़ना है। और ये आइडियोलॉजिकल फाइट है, क्योंकि जिस सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं हुँ, वो सरकार ऐसी है बेस्ड ऑन आरएसएस आइडियोलॉजी और बेस्ड ऑन अपना एक पहले से ही वो कहते हैं कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स को हेट करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें जो आपको आप दिए हैं, लोग दिए हैं, उन चीजों को आप नकारना और अपने ही विचार को आगे बढ़ाना, ये देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आता हूँ सर उस पर। चूँकि अभी कांग्रेस सामने एक बड़ा चैलेंज ये है जो 2014-19 में था कि उतनी सीटें चाहिए ताकि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी अपना बना सके और अभी आपके दोनों चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं रही है। इस बार के चुनाव में आपकी अपनी उम्मीद क्या है? कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है? देखो, नंबर नहीं बोल सकता। अलायंस पार्टनर टुगेदर हम मोदी को सत्ता से रोकने में सफल रहेंगे। यानी उनको रोकने के लिए सफल जब रहेंगे, तब तो सरकार बनाने के लिए कितना नंबर होना चाहिए उतना नंबर तो होना चाहिए ना। उतने उससे भी ज्यादा नंबर हम इस इलेक्शन में लाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, आप उनको रोकने की कोशिश में बस हैं। उनके नरेंद्र मोदी ने उनके विचारों को, उनके पार्टी के विचारों को रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं। मोदी एक व्यक्ति है और जिसकी विचारधारा बेस्ड ऑन आरएसएस की आइडियोलॉजी पे है, वो हम नहीं चाहते। मनुवाद हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं संविधान में जो लिखा है, लोकतंत्र के तहत जो हम चल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, ऐसे लोगों के विचारों के ऊपर आधारित हुँ, हुँ। ये बना हुआ संविधान है। तो इसको हम नाश होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। इसलिए हम प्रधानमंत्री, कोशिश। जब कभी आप कहते हैं कि अगर 400 पार नरेंद्र मोदी लेकर के आते हैं तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, वो 3-4 बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि संविधान में 80 से ज़्यादा बार संशोधन हुए, वो कांग्रेस ने किए। कांग्रेस ने संशोधन किए तो शाहबानो जैसा मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के हक में डिसीजन दिया, उसको आपने पलट दिया। आपने इमरजेंसी देश में लगाया जब संसद सत्र में नहीं थी। तो संविधान के खिलाफ काम लगातार कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ये कहती है कि संविधान खतरे में है। अमेंडमेंट करना एक बात और है, उस अमेंडमेंट को कोर्ट ने नकारा, वो अलग बात है। यहाँ पर संविधान बदलने की बात है, संविधान को दुरुस्त करने की बात नहीं है। उन्होंने जो कहा, तो खड़गे उनके साहब संविधान सुनिए बदलने की सुनिए आरएसएस के मुखिया ने पहले कहा 2014 के इलेक्शन के बाद, क्या कहा उन्होंने, हम इस देश के लिए नया संविधान देंगे, बदल देंगे। क्यों? कि उन्होंने तिरंगा झंडा को नहीं मानते। आप पूछिए उनके पास, पहले था उनके पास आज़ादी के
बाद भी उन्होंने कभी तिरंगा झंडा अपने ऑफिस में नहीं लगाया और उसी तरह से पार्टी में भी नहीं लगाया। तो वो चाहते हैं कि अपना उनका झंडा अलग, उनका एजेंडा अलग और उनकी सोच अलग। जब हम ये कह रहे हैं, हेगड़े ने कहा हमको इसलिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कि संविधान बदलने के लिए बोला, संविधान दुरुस्त करने के लिए नहीं बोला। ऐसा तो मैं भी दुरुस्त कर लिया हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं आर्टिकल 371 जे 2013 में मैं अकेला एमपी सारे देश में कर लिया, जो मेरे एरिया को एजुकेशन, डेवलपमेंट और ये एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के लिए आर्टिकल 371 जे। ये कमियां जो है उसको करेक्ट करने के लिए है। इनका मकसद वो नहीं है। इनका मकसद ये है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, इसको हम बदलकर अपने या झंडा बदलेंगे, कॉइन बदलेंगे, अशोक स्तंभ उनको नहीं होना चाहिए, गांधी जी उनको नहीं होना चाहिए, उनको जो होना उनके तहत झंडा होना, उनके तहत रुपए का सिक्का होना, ये सारी चीजें उनके विचार में है। वो लोग काम और सेक्युलर स्टेट को आप ये बनाना चाहते हैं कि मेरे सिवाय कोई नहीं है या हमारे सिवाय कोई नहीं है। ये बुरी बात है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है और कोई गलती करता है, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, उसको कानून के तहत शिक्षा दो। सर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि संविधान में हमने संशोधन किया, हमने 370 हटाया, हम सीए लेकर के आए, हमने ट्रिपल तलाक हटाया, लेकिन हमने कांग्रेस की तरह के फैसले नहीं किए। इसलिए संविधान में बदलाव या संविधान बदलने की बात जो है ना बेमानी है। और आज भी कश्मीर में चुनाव हुए हैं, 1967 के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग बारामूला में और अनंतनाग में हुई है। तो ये एक बड़ी कामयाबी नहीं है? देखो, तुम ये बात करेंगे तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप, उधर का इशू मैं आपके सामने नहीं रखा नहीं हूं। नहीं, मैं तो खुला आपको बोल रहा हूँ। उनके लोग बोले हैं, नाम लेके बोल रहा हूँ, आप सुन रहे नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको कि ये भागवत ने कहा, ये साक्षी महाराज ने कहा, यहाँ हमारे यूपी में 2-4 लोग कहे, कर्नाटक में हेगड़े ने कहा, और क्या साक्षी होना तुम। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा क्या क्या नहीं कहा। कि संविधान बदल दें। प्रधानमंत्री का रोल हमेशा ये है कि मैं मारे जैसा करता हूं, आप रोए जैसा करो, अपने लोगों को कहते। अच्छा, प्रधानमंत्री कभी उनको डांट के पार्टी के बाहर निकाला? बोलो मुझे, कभी बोला उनको मोहन भागवत जी होशियार, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ हमारा संपर्क नहीं रहेगा? बोलो, ओपनली बोलने दो। ये बार बार 400 अगर आए संविधान बदलेंगे, ये जो बोल रहे मेरे पार्टी के लोग, तुम ये चीजें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सर, कुछ ऐसे नेता थे जिनके बयान गलत थे, साध्वी प्रज्ञा, रमेश बिधोड़ी, उनको टिकट नहीं दिया गया, सिग्नल दिया गया कि इस तरह के बयान नहीं चलते। अरे बयान तुम नहीं चलती, किसी को टिकट नहीं मिला, ये सवाल नहीं। तुम्हारी विचारधारा कैसा है, आपका इंटेंशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आप कमजोर रहते हो चुप बैठते हो, जब आप बड़ा पावरफुल होते हैं ये बातें तुम लाते हो। तो ये जो है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी मंशा यही है कि आप दूसरी चीज पूछता हूँ, हमको कमजोर कर रहे हैं। फिर 30 लाख वैकेंसीज है, जिसमें बैकवर्ड क्लास, SC ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसमें कम से कम 20-25 लाख वैकेंसीज मिलते हैं। आपने क्यों नहीं भर्ती किया? आप रेलवे में इतने हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आपने ये कर रहे हैं कि जितने यूनिवर्सिटीज हैं, वाइस चांसलर किसको भर रहे हैं आप? किस विचारधारा के लोगों को भर्ती कर? ज्वाइंट सेक्रेटरीज बनाए आप पार्लियामेंट में, कहां से लाए लोगों को? IAS है वो, IPS है, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से लाए, या ये लोग तुम्हारे संस्था से बाहर है?
तुम्हारे एजुकेशन सोसाइटी से लाए। अरे ये बच्चों को समझाना, कहीं बोलना, ऐसे चीजें आप कर रहे हो कि अपने को जो होना, ऐसे विचारधारा के लोगों को हर डिपार्टमेंट में आप बिठा रहे। हर मिनिस्टर के पास आरएसएस का एक कार्यकर्ता प्राइवेट सेक्रेटरी है और उसको देखकर फाइल आगे बढ़ता है। सर, दो बातें। गृह मंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि आज ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जो ऑफिसर्स हैं उनका सिलेक्शन जब हुआ था तो पता करना चाहिए कब उनका सिलेक्शन हुआ था। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी की भर्तियां हुई या प्रोफेसर्स जो हैं वो कैसे हैं। प्रधानमंत्री एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया को 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया। एएमयू को इंदिरा जी ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे दिया। वहाँ 50% माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन हो गया और ओबीसी एसटी एसटी की जो सीट्स थी वो ख़त्म कर दी गई। तुम्हारा बोलो ना। सर, मैं तो प्रधानमंत्री की बात आपको समझ रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू, मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए क्या करे बोलिए। तो दूसरों का नाम बोलकर मेरे को खत्म मत करो। एससी एसटी ओबीसी को खत्म करते आप, उन्होंने ऐसा करे, इन्होंने ऐसा मैं भी किया था। मैंने जब एजुकेशन मिनिस्टर था 1975 में, बैकलॉग भरना था। जब बैकलॉग भरना था तो मैंने, हमारे उमाशंकर दीक्षित साहब गवर्नर थे कर्नाटक के जी। मैंने 77 में बैकलॉग भरने के लिए एकदम नौकरियां निकाल दी थी। वो बन 18-20 हजार प्राइमरी स्कूल टीचर्स और कम से कम 4000 से ऊपर हाई स्कूल के टीचर। उसमें कंडीशन ये था कि बीएड कंपलसरी फॉर हाई स्कूल टीचर, टीसीएच कंपलसरी फॉर प्राइमरी स्कूल। तो मैंने क्या कर दिया कि मीटिंग लेके रूल्स क्या है, रूल्स कौन बनाते, रूल्स हम ही बनाते। हमने बुलाया सेक्रेटरीज को, आप लोग जानते कि नहीं जानते, बाल सुब्रमण्यम बोल के एक अच्छा टॉप आईएएस ऑफिसर था, पीआर नायक बोल के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वो मेरे सेक्रेटरी थे वहाँ पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बिठा के बात किया मैं, भाई मेरा टीचर था ना टीसीएस था बीएड था, आपका टीचर था बीएड या टीसीएच नहीं था, फिर आप लोग पास हो गए, कैसा पास हो गए। तो वो हम ये करेंगे कि उन लोगों को पहले भर्ती दे करेंगे, मैट्रिक पास जो है, बीए जो है या बीएससी है, उसको हम नौकरी पहली देंगे और फिर उनको ट्रेनिंग को भेजेंगे 1 साल, यानी 1 साल का पैसा खर्च करना पड़ता उनके लिए, भेजेंगे। और जो पास होता है उसको रखेंगे, जो फेल होता है घर को भेजेंगे। सर, जिस कर्नाटक की बात आप कर रहे हैं उसी मैं एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ। मैं वही आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री भी उसी कर्नाटक को लेकर के अलग अलग रैलियों में सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार थी उसने मुसलमानों को पूरा का पूरा ओबीसी कोटा में ला करके खड़ा कर दिया। देखो, पहले तो ओबीसी कोटा ही नहीं था। हमारे पास हाउनूर कमीशन, तुम्हारे पास मंडल कमीशन, ये आपके पास बाद में हुआ। हमारे पास देवराज अरस ने बैकवर्ड क्लास कमीशन स्टेट के लिए बिठा के हाउनूर कमीशन करके उसमें बैकवर्ड का कोटा स्टार्ट की। नॉट मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। तो ये आप वहां से कंपेयर कर रहे हैं। फिर अब गुजरात में क्यों दिया आप बैकवर्ड क्लास के लिस्ट बताओ, आपको भेज देता हूँ, इन्हों भेजेंगे आपको। जब ये चीफ मिनिस्टर थे उस बैकवर्ड क्लास लिस्ट में आपने भी मुसलमान के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उसको डाले। लेकिन वो ये करें, कर्नाटक में सभी मुसलमानों को आपने ओबीसी में खड़ा कर दिया। देखिए, क्राइटेरिया रहता है, इनकम इतना रहना, बैकवर्डनेस, अदर थिंग्स आर देयर। तुम सिर्फ टारगेट कर्नाटक को करना और मोदी से ही बाकी के सब बेवकूफ, ये मत बोलिए। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह जो एनडीए अलायंस है ये अलग अलग दलों का गठबंधन है। किसी को अपने बेटे को पीएम बनाना है, किसी को अपनी बीवी को पीएम बनाना है, घर के भीतर ही प्रधानमंत्री रखना है। ये म्यूजिकल चेयर है, साल भर के लिए पीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। साल को एक साल का पीएम बनाएंगे।
तो जब हम पावर में 2004 में आए, सोनिया गांधी जी को सभी ने चुना, आप प्रधानमंत्री बनिए। सच है नहीं? हम्म। तब उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा इस देश में जो एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट है उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराकर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बनाया। सेकंड टाइम भी फिर सोनिया गांधी जी को वही ऑफर आया, तब भी उन्होंने नहीं बने, मनमोहन सिंह बने। अरे मेजॉरिटी, कम से कम मेजॉरिटी रहते हुए भी 10 साल हमने चलाया और 10 साल चला के स्टेबल गवर्नमेंट दिया, मनरेगा जैसा स्कीम दिया, फूड सिक्योरिटी जैसा स्कीम दिया, आरटीई एजुकेशन का स्कीम दिया, आरटीए दिया और रूरल हेल्थ मिशन दिया। कितने बोलो अभी? तुम कुछ भी नहीं, गारंटी बोल के लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं किए और मेरी गारंटी बोलते जा रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री ने हमें इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि जो सेकुलरिज्म, चूंकि भी आपने जिक्र किया था, उस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि ये सेकुलरिज्म की आड़ में ग्रॉसली कम्युनलिज्म होता रहा इस देश में, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं, जैसे माइनॉरिटी कमीशंस बनाए गए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई, माइनॉरिटीज़ के नाम पर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उनको पूरा रिजर्वेशन दे दिया गया। तो इन सबों का हवाला दे करके उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दलों के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा किया। ये सब पोलराइज करने की बात है। आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को विशेष ध्यान देना उनके तरफ क्या गलत है? और कम्युनिटी जो बैकवर्ड में आपने ही इंक्लूड किया अपने स्टेट में, क्या समझ के किया? वो अपनी कम्युनिटी में भी उसमें गई। तो यहाँ पर भी जो निग्लेक्टेड लोग हैं उनको देना चाहिए। अगर उसका कोई गैर फायदा उठाता है, नेचुरली उसको देखभाल करने के लिए कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, वो देख लेते हैं, पूरा छानबीन उसका इतिहास निकालते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी कैसी, क्या कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, ये लोग कहाँ थे पहले, जंगल में थे, बाहर थे, गांव के अंदर थे, गांव के बाहर। अब हिंदू है हम, बहुत से उनको अति शूद्र बोल के गांव के बाहर रखते, क्यों अंदर नहीं ले रहे आप? मोदी जी हिंदू की बात करते आप, क्यों नहीं ले रहे? वो जैसे कि मंदिर में ले लेते आप। तो ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा होगा ना? अरे लंबे समय बोले तो तुम दुरुस्त करने वाले, बात करने वाले है ना भाई। तुम तो गुत्ता लिए ना, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया। जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिए तो सुधारना आपका काम है ना। तो आपके जमाने में कितने लोग मंदिरों में जा रहे, कितने लोग छुआछूत बंद हुआ? दूसरों की बात ही करते हैं। गांधी जी कोशिश किए, नेहरू जी कोशिश किए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोशिश किए और उन्होंने फाइट भी किया सब। वो लोग, तुम चुनाव के लिए ऐसी बातें बोलते जाते हो लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते। क्यों ऐसा होता? हिंदू को तो इकट्ठा करने का तुम्हारा मकसद है ना, फिर ये अछूत लोगों को क्यों अछूत रखे? क्यों मुर्मा को फाउंडेशन डालने नहीं दिए? क्यों आपके साथ राम मंदिर नहीं लेके गए? कोविंद को क्यों नहीं लेके गए फाउंडेशन डालने को पार्लियामेंट का? देखो मेरे पास बहुत मटेरियल है, मोदी साहब कभी मेरे को छेड़ना नहीं, छेड़े तो मैं पूरा निकाल देता हूँ उनका आरएसएस और का उनकी फिलॉसफी क्या है और उससे कितना हार्म 22% 25% लोगों को इस देश में हुआ है, कोई नहीं किए। तुम सबसे ज्यादा तुम किए। मैं पूछता हूं फिर आप लोग क्या चुप क्यों बैठे थे? तो ये बहुत चीजें छोड़िए। वो बार बार कहते हैं कि हमने इसका ध्यान रखा है, कामेश्वर चौपाल दलित हैं, उनसे शिलान्यास करवाया था। इस बार जब राम मंदिर बना तो जितने भी लोग गए थे उसमें अलग अलग तबकों के लोग थे। मैं सर
उनकी तरफ से जो जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जाता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक सवाल है, देश में एक पार्टी है टीएमसी, वो आपके अलायंस का हिस्सा है, भले ही बंगाल में आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी ये टीएमसी ने 2010 के बाद से जितने भी लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिया था उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया, क्योंकि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को, एक तबके के लोगों को ही सर्टिफिकेट देते रहे वोट की राजनीति के लिए। कोर्ट ने कहा कि ये वोट की राजनीति के लिए ऐसा किया गया। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखो, हर स्टेट में अलग अलग लिस्ट होती, बैकवर्ड की अलग लिस्ट होती, शेड्यूल कास्ट में भी अलग। अब मेरी कम्युनिटी मध्य प्रदेश में, मैं महार कम्युनिटी से आता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी जी। राइट। तो मेरी कम्युनिटी कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, ये सब जगह वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में है। लेकिन मध्य प्रदेश में वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में नहीं। जिस जगह डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, जिस कैंटोनमेंट में है, वहाँ वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में नहीं है। ऐसे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, उसको दुरुस्त करने के लिए आप बैठिए। अब क्या एक अस्पृश्य आदमी ऐसा ही झेलते जाए? उसके लिए आप कुछ सोचिए। 10 साल हो गए ना भाई आपको, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। तो ये जो बोलने की बातें अलग होती है, ये सोशल रिफॉर्म अलग होता है। सोशल रिफॉर्म में बार बार भगवान की बात करके भगवान को, आप भगवान के नाम से वोट मत मांगो। आप हर एक का फेथ है, आप कृष्ण पे रखते होंगे फेथ, मैं शिवा पे रखता हूँगा, विष्णु पे रखते हैं, और बुद्धा तो तुम्हारे पीछे है, वो तो विष्णु का 9th अवतार आप ही बोलते हैं जी। कभी गए बिहार में? मोदी जी रोज जाते हैं, जब पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा को भी जाते हैं। सिर्फ तुम, इस देश में 33 करोड़ देव देवताएं हैं, सबकी पूजा करते हैं आप। जो आपको पसंद है, जो आपका फेथ है, जो आपका विचार में मुझसे इस भगवान आशीर्वाद देता है, इसी को मैं मानता हूँ। तो इसीलिए हर लोग अपने घर के भगवान को भी अलग अलग है। सर, मेरा आखिरी सवाल, राहुल गांधी को अमेठी से रायबरेली क्यों लाया गया, और दूसरा ये है कि अमेठी रायबरेली के नतीजे क्या होंगे? और ये भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को आपने वहीं लॉक कर दिया, अगर उन्हें कैंपेन देश के बाकी हिस्सों में क्या होता तो कांग्रेस के लिए फायदा होता। देखो, ये उनका कहना है, हमारा पार्टी का डिसीजन है, हम सब मिल के डिसीजन लिए। जो पार्टी को फायदा होता, गठबंधन को फायदा होता, और लोगों को कह के हमारे पार्टी के सभी लोगों को मिल के ये डिसीजन लिया गया है, और उस डिसीजन को राहुल गांधी जी ने माना है। यह हमारा इंटरनल मामला है, ये लोगों के लिए फ्री कंसल्टेशन के लिए नहीं है, ये तो अपने पार्टी के अंदर की बात है। सर, आपने इंडिया न्यूज़ को समय दिया, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।